गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं राजवीर सर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है वो हम लोग देखेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई सा हमारा इंटरमीडिएट का एग्जाम हो या फिर और हमारे एग्जाम लाइक IIT के या फिर हमारे नीट जैसे एग्जाम में, तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछेंगे। दूसरी बात भाई, अगर वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ये चीज़ें हैं जो हमको मोटिवेट करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इन चीज़ों को मत भूला करो। बाकी आपसे क्या जाना है, बताओ अगर कुछ जा रहा हो। हम्म? अब आप ही जानो क्या जाना है। फिलहाल हम लोग आज पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या है? इट इज वेरी सिमिलर टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन ला दिया है, उसकी काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, न्यूटन लॉ में ये बताया गया था कि अगर दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी है, वो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा अगर उनका मास रिस्पेक्टिवली m1 और m2 हो। एक का m1 है, दूसरे का m2, और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो r हो। तो हमने कहा था कि EF इक्वल टू, कैसे बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने वहां पे बताया था कि F डॉट की प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने रिमूव किया था, इक्वल का साइन में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r जी आ गया था, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे जी को। ठीक है, वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और हमारा जो यूनिट आया था वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही हमारा यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ जो कूलम्ब ने ला दिया है, उन्होंने दिया है कि दो हमारे फोर्स हैं, सॉरी चार्ज हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए उन्होंने फार्मूला। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि दो चार्ज हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। और न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया वो ये बता रहा है कि दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, दो पिंड हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। दोनों ने फोर्स बताया है, बट वहां पर हमारी जो कहें कि मास वाली बॉडी थी, दो बॉडी थी, उनके मास की वजह से उन पर कितना फोर्स लग रहा था। यहाँ पे दो चार्ज हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स है वो बताया कूलम्ब्स। फार्मूला हमारा ये हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ में। इन्होंने बताया कि जो चार्ज है, मान लो एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तो जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा इसको इसको देखना, सिमिलर हो रहा है। वहां पर m1 m2, यहाँ पर Q1 Q2। इस प्रोपोर्शनल का जो हमारा जो ये है, क्या बोलेंगे, इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्वल में, तो एक कांस्टेंट k आ जाता है, k Q1 Q2 अपॉन r। इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है k की 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है वो सब कुछ समझा है। बस अभी हमने ये कहा कि इन दोनों में आप सिमिलरिटी देख लो। ठीक, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, सिमिलरिटी समझ गए। अब हम लोग कूलम्ब लॉ पढ़ रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या है?
कूलॉम्स ने ये बताया कि अगर दो चार्ज हैं और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब कुछ दूरी पर रखे गए हैं, और वो चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए। जैसे कोई रॉड है, इस पर कोई चार्ज आ जाए, कोई स्फेयर है, इस पर कोई चार्ज आ जाए, तो इतने बड़े बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल है। ये भी बात ध्यान रखें कि जो कूलॉम्स लॉ है अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करें कूलॉम्स लॉ। तो हमने बताया कि क्या कर बताता है कि अगर दो चार्ज हमारे प्लेस्ड हैं, एक डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, वो बताया कूलॉम्स लॉ। ठीक। तो इन्होंने बताया कि वो जो फोर्स है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए कैसे, हमने क्या बोला, लेट अस कंसीडर Q1 and Q2 are two point charges. They are separated, ये यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये रखा। They are separated by distance r. इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r. Then according Coulomb's law, पहले थोड़ी लैंग्वेज लिखिए हम, the force, ऐसे लिखो भाई, according to the Coulomb's law, according to the Coulomb's law, D बना Coulomb's law, the force between them क्यों, अभी हमने चार्ज की बात ही नहीं की। between the two charges will be directly proportional product of charges and inversely proportional square of distance between them। हमने कहा कि ये जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R। इस साइन को हटाओ तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K इक्वल टू कूलॉम्स कांस्टेंट, बट इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 9 × 10⁻⁹, और फार्मूला हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर इसी मतलब कूलॉम को ऊपर ले जाएंगे तो पावर के माइनस, इस तरीके से भी लिखते हैं। यूनिट कैसे निकाली भी निकालना भी बताएंगे आपको, ठीक है। पहले वैल्यू ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, IIT JEE का है या हमारा नीट का है और कोई भी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देंगे, तो हमें ये वैल्यू ध्यान में रखनी है, ठीक है।
चलिए अब इस यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दें। पहले तो यहाँ पर इसको बंद कर लो और हम लोग एफ इक्वल टू यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज होगी ठीक। अब कहोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है अभी और लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इस सब सारे नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम में दोनों इक्वल होती है, यानी वैक्यूम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी कैसी इक्वल। तो जो अब परमिटिविटी क्या है कि कोई मीडियम जो है वो किस तरीके से हमारा जो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कितनी आसानी से वहाँ पे हमारा जो चार्ज होता है वो रखा जाता है, तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, एक रीजन क्रिएट करता है। तो वो रीजन कितनी आसानी से क्रिएट हो सकता है या कितनी डिफिकल्टी से क्रिएट हो सकता है, इस चीज की माप को हम परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी किसके लिए, या एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है। अगर हमारे चार्ज एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं तब हम हमेशा वहां पर एप्सिलॉन नॉट करके आएगा, एप्सिलॉन और जीरो ओ बना देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हमेशा यही आएगा। लेकिन मान लो कि अगर ये चार्ज हमारे एयर या वैक्यूम में नहीं रखे गए, किसी और मीडियम में रखे गए, तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे, तो यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। क्या फॉर अदर मीडियम अगर हम लिखें यहाँ पर अब तो सब दिख रहा है ना, फॉर अदर मीडियम के लिए हमारा कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो अब देख लो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ that medium where charges are placed, जिसमें वो चार्ज हमारे रखे गए। दिख रहा होगा सब, ठीक है, सबको दिख रहा है, देख लो भाई। अब हम लोग बात करेंगे, इतना सही है। अब हम लोग इसकी हम यूनिट कैसे निकालें, और अब सारे नॉट की अलग से वैल्यू पूछी जाती है, किसकी, अब सारे नॉट की अलग से वैल्यू पूछी जाती है, वो कितनी होगी, तो वो हम लोग अब इतना इरेज कर दें, उसके बाद बता रहे हैं कि यूनिट हमने निकाली वो कैसे निकाली। कभी कभी हमसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछेंगे, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा करके, तो एप्सिलॉन नॉट की भी हम बात करें पहले, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की इसका यूनिट कैसे निकालें, के का भी यूनिट बता देंगे, के का यूनिट कैसे हम निकालें, ठीक है, सबका बता देंगे, बस अब थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका यूनिट क्या होगा, के का हमने यूनिट कैसे निकाला था, पहले के का यूनिट हम बात कर लें। तो यूनिट ऑफ के जो हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है वो के,
इसको हम स्मॉल के कहेंगे, ठीक है। कैपिटल के भी अभी आएगा एक दूसरा, इसलिए इसको स्मॉल के कहिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एफ इक्वल टू है वो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, के इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर और अपान में Q1 Q2। इज इट क्लियर? सही है ना? अगर सही है तो अब यूनिट निकाल लो के का यूनिट। कैसे? यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यहाँ एफ का यूनिट लिखो, फोर्स का यूनिट, यहाँ डिस्टेंस का यूनिट, आर डिस्टेंस है, इस चार्ज की यूनिट लिख दो नीचे। तो यूनिट ऑफ एफ लिखो, क्या लिखो, ऊपर आ जाएगा यूनिट ऑफ एफ, एफ मतलब फोर्स, फिर इनटू में यूनिट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, या आर स्क्वायर लिख दो, फिर यूनिट ऑफ Q1 इंटू में यूनिट ऑफ Q2, तो लिखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, इंटू में यूनिट ऑफ आर स्क्वायर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, पावर 2 लगी, 2 लगाओ पावर, सही है। यूनिट ऑफ Q1 चार्ज का यूनिट कूलाम, दूसरे वाले जी भी तो चार्ज है, इसका यूनिट कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। निकला यूनिट, सही है। के का यूनिट लिख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हो, कब, वीडियो रोक करके ले सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हटा दें इसको। इसके बाद हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे, और पहले एप्सिलॉन नॉट का हम यूनिट देखेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर से हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, सही है। यहाँ से आपसे कहें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो, एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, तो एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए, इधर, ठीक, एफ को उधर भेज दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एफ यहाँ से चला तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यूनिट निकाल लो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इधर किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ, ये तो इतना पूरा फैक्टर कैसा है, ये तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट कुछ, सॉरी एफ का तो आएगा, एफ का आएगा, बट इसका कोई यूनिट होगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट चीज़ है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इधर यूनिट किसका लिख दो, ये नीचे है आपका एफ, आपको पता ही है। चार्ज का यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ Q1, फिर से इनटू में यूनिट ऑफ Q2, Q1 का यूनिट लिखो, Q2 का यूनिट लिखो, उसके बाद इसका एफ का यूनिट ऑफ एफ इंटू में यूनिट ऑफ आर स्क्वायर, सही है। यूनिट ऑफ Q1 चार्ज, यूनिट ऑफ Q2 चार्ज का यूनिट क्या, कूलाम, पहले चार्ज का यूनिट कूलाम, दूसरे वाले चार्ज का यूनिट कूलाम, नीचे फोर्स का यूनिट न्यूटन, यूनिट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर, न्यूटन के ऊपर लाओ तो पावर -1, मीटर के ऊपर लाओ तो पावर -2। ये यूनिट आ गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया। वैल्यू और नोट कर लीजिए आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.854 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। क्लियर, कूलाम स्लैश समझ में आया। एक चीज़ यहाँ पर और होती है, रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हुआ कि हमारी जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है इसके कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी। ठीक है, चलिए